हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7 चैप्टर। और चैप्टर का नाम है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, यानी भारत की कुछ झलकियाँ। और यहाँ पर इसमें इसी चैप्टर के 3 भाग है। और पहला भाग है ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कूर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। तो यहाँ इस वीडियो में हम लेंगे ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा यानी गोवा का एक पाव रोटी बनाने वाला। और ये लीजिए, ये शुरू करते हैं। दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव ब्लेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यानी ये गोवा के गांव के एक परंपरागत पाव बनाने वाले का शब्द चित्र है, यानी पेन पोर्ट्रेट है, जिसका अपने समाज में यानी सोसाइटी में अब भी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, यानी महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस वीडियो में हम इस चैप्टर का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट आपके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे। और जो ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक है वो भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड। हमारे एल्डर्स को ऑफन हर्ड यानी प्राय सुना जाता है। रेमिनाइजिंग नॉस्टैल्जिकली यानी अतीत की सुखद यादों को बड़े चाव से याद करते हुए। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज, उन पुराने पोर्तुगीज़ डेज के बारे में, अच्छे दिनों के बारे में। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड, उन पुर्तगालियों के बारे में और उनके प्रसिद्ध लॉव्स ऑफ ब्रेड के बारे में, यानी पाव रोटियों के बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। ये जो ईटर्स ऑफ लोव्स थे, यानी पाव रोटी खाने वाले जो लोग थे, हो सकता है कि वो गायब हो गए हों, लेकिन जो मेकर्स हैं यानी पाव रोटी बनाने वाले जो लोग हैं वो आज भी वहाँ है। वी स्टिल हैव अमॉन्गस्ट अस, अभी भी हमारे मध्य मौजूद है। द मिक्सर्स यानी मिक्स करने वाले यानी सामानों को मिलाने वाले। द मोल्डर्स यानी आकार देने वाले। मोल्डर्स का मतलब होता है यानी आकार या आकृति प्रदान करने वाले। एंड दोज हु बेक द लोव्स, इसके अलावा वे लोग जो लोव्स को बेक करते हैं यानी पाव रोटियों को पकाते हैं। दोज एज ओल्ड यानी युग पुराने यानी बहुत ज़्यादा पुराने। टाइम टेस्टेड, समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले। फर्नांसेस, भट्टियाँ, स्टिल एग्जिस्ट, आज भी मौजूद है। द फायर इन द फर्नांसेस, इन भट्टियों की आग। हैज़ नॉट यट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी भी बुझी नहीं है, यानी इन भट्टियों की आग अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड यानी ठक ठक की आवाज़ और जिंगल यानी झनकार की आवाज़। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, यानी परंपरागत बेकर्स के बम्बू के द्वारा जो पैदा होती है ठक ठक की आवाज़ और झंकार की आवाज़। बम्बू का मतलब होता है बाँस, यानी बेकर का यानी पाव रोटी बनाने वाले का जो परंपरागत जो बम्बू है, जो बाँस है, उसके द्वारा ठक ठक की आवाज़ और झंकार की आवाज़। हेराल्डिंग यानी एक तरीके से हमको अनुभव कराती है या आगमन की सूचना देती है हिज अराइवल, आगमन। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी उसे कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है कि पिता अब जिंदा नहीं हो। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन पुत्र अभी भी फैमिली प्रोफेशन को यानी परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दोज बेकर्स आर, ये जो बेकर्स हैं यानी पाव रोटी बनाने वाले जो लोग हैं, इवन टुडे, आज भी, नॉन एज पेडर इन गोवा, गोवा में आज भी इन लोगों को
पेडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान, चाइल्डहुड यानी बचपन, तो यहाँ पर लेखक ये कहता है कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान जितना भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर आपको बताएगा लेखक। तो क्या होता था लेखक के बचपन के दौरान गोवा में? द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ये जो बेकर थे वो हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे गाइड, हमारे पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, कम से कम ये दिन में 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार तो कब? व्हेन ही सेट आउट, जब ये रवाना होता था, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, ऑन हिज सेलिंग राउंड, अपने बेचने वाली फेरी में, एंड देन अगेन, और उसके बाद में दोबारा, व्हेन ही रिटर्न, जब ये वापस लौटता था, आफ्टर एम्प्टाइंग, अपनी ह्यूज बास्केट को, यानी बड़ी टोकरी को खाली करने के बाद। एम्प्टाइंग का मतलब होता है खाली करना। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप, इसके बम्बू के द्वारा यानी बांस के द्वारा जो जिंगलिंग थर्ड होती थी, यानी झनकार वाली जो खटखट की आवाज़ होती थी, वो हमको जगा देती थी फ्रॉम स्लीप, नींद से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और जैसे ही हम जगते हम भागते, दौड़ते और उसका अभिवादन करते। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या ये उस पाव रोटी के प्यार के कारण था? नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द लोव्स वर बॉट, इन रोटियों को खरीदा जाता था, बाई सम पास्किन और बास्टिन, कुछ पास्किन और बास्टिन के द्वारा, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो हमारे घर की नौकरानियाँ थी। वाट वी लॉन्च्ड फॉर, जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा मन से याद करते थे, वर दोज ब्रेड बेंगल्स, वे ब्रेड बेंगल्स थी, यानी चूड़ियों नुमा रोटियां थी, विच वी चूज़ केयरफुली, जिनको हम चूज़ करते थे, चुनते थे, केयरफुली, सावधानी के साथ। समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड, कभी कभी ये जो है मीठी रोटियों की तरह होती थी, ऑफ स्पेशल मेक, विशेष प्रकार के मेक की, यानी विशेष प्रकार के जो है ब्रांड की होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, सीन में यानी दृश्य में अपनी म्यूजिकल एंट्री, यानी म्यूजिकल एंट्री का मतलब है यानी जिंगलिंग की आवाज़ करते हुए या झनकार की और थड की आवाज़ करते हुए ये बेकर अपनी एंट्री लेता था। विद द झांग झांग साउंड, झांग झांग की आवाज़ के साथ, ऑफ इज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, विशेष रूप से बांस के बनाए हुई छड़ी के द्वारा या लठ के द्वारा। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, इसका एक हाथ टोकरी को पकड़े रहता था, सपोर्ट करता था, जो उसके सिर के ऊपर होती थी। एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, दूसरे हाथ से ये बम्बू को यानी बांस को ज़मीन पर मारता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, ये मकान की मालकिन का अभिवादन करता था, विद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कह करके। एंड देन प्लेस हिज बास्केट, तब ये अपनी बास्केट को यानी टोकरी को प्लेस कर देता था, रख देता था, ऑन द वर्टिकल बम्बू, सीधे खड़े हुए बम्बू के ऊपर, बांस के ऊपर। वी किड्स, और हम जो बच्चे थे, वुड बी पुश्ड असाइड, हमको सरका दिया जाता अलग, यानी हमको धक्का दे करके दूर हटा दिया जाता था, विद ए मिल्ड रिब्यूक, मीठी झिड़कियों के साथ। एंड द लोव्स, और ये जो पाव रोटियां थी, वुड बी डिलीवर्ड, इनको डिलीवर कर दिया जाता था, दे दिया जाता था, टू द सर्वेंट, नौकर को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम ही थे, हम भी बड़े बदमाश बच्चे थे, हम बिल्कुल भी जो है गिव अप नहीं करते, यानी किसी भी तरह का, यानी हम हमारी जिद को नहीं छोड़ते, कहने का मतलब समर्पण नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट, हम या तो किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाते या फिर मुंडेर के ऊपर चढ़ जाते, पैरापेट यानी घर की जो मुंडेर होती है उसके ऊपर चढ़ जाते। एंड पीप इनटू, और झांकते,
इनटू द बास्केट, उस टोकरी के अंदर, देखते कि इसमें क्या रखा है। समहाउ, किसी तरीके से, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोब्स। यहाँ पर लेखक ये कहता है कि मुझे आज भी याद है उस विशेष प्रकार की खुशबू जो इन पाव रोटियों में से आती थी। फ्रेगरेंस यानी खुशबू। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। पाव रोटियाँ बड़े सदस्यों के लिए और बच्चों के लिए बेंगल्स होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स। तब हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे हमारे दांतों का मंजन करने की या फिर हमारे मुंह को धोने की प्रॉपरली, ठीक तरीके से। एंड भाई शुड बी, और हम ऐसा करें क्यों। यहाँ पर लेखक ये कहता है कि हम बच्चे थे तो हमको इन सारे कामों से कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल बच्चे परवाह नहीं करते मंजन करने की या चेहरा धोने की। तो लेखक कहता है कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिए था। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन मुसीबत मोल लेगा, ऑफ प्लकिंग, तोड़ने की, द मैंगो लीफ, आम की पत्तियों को, फॉर द टूथ ब्रश बनाने के लिए। एंड भाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये बिल्कुल ज़रूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, लेखक आगे कहता है कि टाइगर कभी भी अपने दांतों का मंजन नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिरकार गरम गरम चाय हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर सकती थी। तो यहाँ पर ये कुछ कॉम्प्रहेंशन चेक है आपके। ये 4 यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं जो ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक है, यानी इनका हमको जो है ओरली उत्तर देना है, मुँह ज़बानी। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, यानी गोवा में जो बुज़ुर्ग लोग थे वो अतीत की किस चीज़ की स्मृति में खोए रहते हैं। तो इसका आंसर इस तरह हम दे सकते हैं, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज, यानी ये पुर्तगालियों यानी गोवा में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो पुर्तगालियों के सुखद दिनों की स्मृति में खोए रहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, क्या गोवा में ब्रेड बनाना अभी भी पॉपुलर है और आप कैसे जानते हैं। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं इस तरीके से, यस, ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल पॉपुलर इन गोवा, वी नो इट बाय द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। जैसे दे स्टिल हैव द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, दे स्टिल हैव those age-old, time-tested furnaces. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional breakers' bamboo can still be heard at some places. Some people are still carrying on their family profession. अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द बेकर कार्ड, यानी पाव बनाने वाले को क्या कहा जाता है। तो द बेकर इज कॉल्ड ए पेडर, यानी पाव बनाने वाले को पेडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, यानी बेकर हर रोज़ कब आता है। और व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे दौड़ते हुए क्यों जाते हैं उससे मिलने के लिए। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, द बेकर वुड कम ट्वाइस ए डे, यानी दिन में 2 बार आता है। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक तो सुबह फेरी लगाने के लिए, और एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टाइंग हिज ह्यूज बास्केट, द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम फॉर ब्रेड बेंगल्स। और दोबारा कब आता है वो, अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करके लौटता था तब आता था, और बच्चे ब्रेड बेंगल्स के लिए उससे मिलने को दौड़ते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल, यानी मैरिज गिफ्ट जो होती थी, यानी शादी की जो उपहार होते थे वो बेकार होते थे, मीनिंगलेस होते थे। विदाउट द स्वीट ब्रेड,
बिना मीठी रोटियों के, नॉन एज द बोल, जिनको बोल के नाम से जाना जाता है, जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे कि कोई पार्टी हो या कोई फीस्ट हो, फीस्ट का मतलब भोज हो, वो अपने सारे चार्म खो देता है, सब सारा आकर्षण उसका खो जाता है यदि बिना ब्रेड के हो। यानी उसमें यदि ब्रेड नहीं है तो चाहे फीस्ट हो चाहे पार्टी हो, वो सारा आकर्षण ख़त्म हो जाता है। नॉट एनफ कैन बी सेड, ज़्यादा पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, टू शो, ये दिखाने के लिए हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, यानी बेकर किसी गांव के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी पुत्री की शादी के अवसर पर जो घर की मालकिन होती है उसको वो जो है सैंडविच ज़रूर पकाती है। केक्स एंड बॉलिन हार्स आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस, केक्स और बॉलिन हार्स क्रिसमस के अवसर पर ज़रूरी होते हैं, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, ठीक उसी तरह दूसरे त्योहारों के ऊपर भी। थस, इस तरह, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नांस इन द विलेज, किसी गांव के अंदर बेकर की भट्टी की उपस्थिति इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल, निश्चित रूप से बहुत आवश्यक होती है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उन दिनों के जो बेकर या जो ब्रेड सेलर थे, हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस, इनकी विशेष प्रकार की ड्रेस हुआ करती थी, यानी विशेष प्रकार की पोशाक थी, नॉन एज द कबाई, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता है। इट वाज ए सिंगल पीस, ये एक ही कपड़े की बनी होती थी, लॉन्ग फ्रॉक, लंबी फ्रॉक जैसी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक लंबी होती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स बियरिंग, यहाँ पर लेखक ये कहता है कि हमारे बचपन के दिनों में हमने इन ब्रेड बनाने वालों को देखा है, बियरिंग, पहने हुए, ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, एक शर्ट और पजामा पहने हुए देखा है, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो फुल जो पैंट होते हैं पूरी लंबाई के उनसे थोड़े छोटे होते हैं और हाफ पैंट से थोड़े लंबे होते हैं। इवन टुडे, आज भी, एनी वन, कोई भी व्यक्ति, हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, कोई भी व्यक्ति आज भी यदि ऐसा हाफ पैंट पहनता है जो उसके घुटनों से नीचे तक आता हो, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, तो उस ऐसे व्यक्ति को इस तरह के कमेंट या इस तरह के उसके ऊपर टिप्पणी की जा सकती है कि वो पेडर जैसा दिखाई देता है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ये पाव बनाने वाले प्राय अपनी उगाई करते थे, यानी अपना पेमेंट लेते थे एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। मंथली अकाउंट्स, मासिक हिसाब, मंथली अकाउंट्स यानी मासिक यानी महीने का हिसाब, यूज टू बी रिकॉर्डेड, यानी अंकित किया जाता था, ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी भी दीवार के ऊपर पेंसिल से, यानी पेंसिल से लिख दिया जाता था दीवार पर हिसाब को। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में ये ये बेकिंग जो था, यानी पाव बनाने का वाला जो काम था, वो वास्तव में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, यानी लाभदायक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, पाव बनाने वाला और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं मरता था, स्टार्व यानी भूखा मरना। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, पाव बनाने वाला, उसका परिवार और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा प्रसन्न दिखाई देते थे, एंड प्रॉस्पेरस, और बहुत ही संपन्न दिखाई देते थे, प्रॉस्पेरस मतलब संपन्न। देयर प्लम्प फिजिक, यानी गोलमोल शरीर, यानी मोटा ताज़ा शरीर,
वाज एन ओपन टेस्टिमनी, ये बिल्कुल खुला प्रमाण था, टेस्टिमनी था, टेस्टिमनी मतलब प्रमाण, टू दिस, इस बात का कि भाई ये संपन्न लोग हैं, खाते पीते लोग हैं। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, यानी कटहल जैसे शरीर की आकृति वाले जो लोग हैं, आज भी कोई, इज़ ईजीली कंपेयर्ड, तो उनकी आसानी से तुलना की जा सकती है, टू ए बेकर, किसी बेकर के बारे में, यानी किसी बेकर के बेकर से उसकी तुलना की जा सकती है। जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब शरीर की बनावट, और जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, फिजिकल अपीयरेंस यानी शरीर की बनावट, रंग रूप। तो यदि आज भी किसी व्यक्ति का शरीर का जो रंग रूप है, जो आकार है, यदि वो जैक फ्रूट जैसा है, कटहल जैसा है, तो उसकी तुलना आज भी बेकर से की जा सकती है आराम से। यहाँ पर कुछ ये ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज़ मस्ट। अब ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपस में मैच करना है, इधर 1 2 3 4 है, और ये सामने इनके कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में, और इनमें सही सेंटेंस से हमको इनको जो है मिलाना है। जैसे एज मैरिज गिफ्ट्स, अब इसको इन चारों में से मिलाना है, केक्स एंड बॉलिनास, स्वीट ब्रेड, कार्ड बोल, ब्रेड या सैंडविच। तो एज मैरिज गिफ्ट को हम किससे मिलाएंगे, इसको हम मिलाएंगे बी के साथ, यानी स्वीट ब्रेड कार्ड बोल, मैरिज गिफ्ट को स्वीट ब्रेड कार्ड बोल। ये दूसरा देखिए, फॉर ए पार्टी और ए फिस्ट, किसी पार्टी या फिस्ट के लिए क्या चीज़ काम में आती है, तो इसको हम सेकंड वाले से मिला देंगे, यानी सी वाले से, यानी ब्रेड से हम इसको मिला देंगे, फॉर ए पार्टी और ए फिस्ट ब्रेड। अब ये तीसरा वाला है, फॉर ए डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर्स की सगाई पर या मंगनी पर क्या चीज़ होना ज़रूरी था, तो वो यहाँ पर आपको मिलाना है इसमें। तो वो सैंडविच, जैसा कि आपने पाठ में देखा कि किसी डॉटर के एंगेजमेंट पर सैंडविच बहुत ज़रूरी थी बनना। फॉर क्रिसमस के अवसर पर क्या चीज़ बनना ज़रूरी थी, केक्स एंड बॉलिनास। अब सेकंड वाला देखिए, व्हाट डिड द बेकर वियर, यानी बेकर क्या पहनते थे। अब यहाँ पर भी इसके दो पार्ट आ गए, इन द पोर्तुगीज डेज, यानी पुर्तगालियों के समय में तो क्या पहनते थे, और व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब ऑथर यंग था यानी जब बच्चा था तब क्या पहनते थे। तो ये दोनों के प्रश्नों के आंसर आपको अलग अलग देना है। पहला तो ये है आपका इन द पोर्तुगीज डेज, यानी पोर्तुगीज डेज में बेकर क्या पहनते थे, और व्हेन द ऑथर वाज यंग, यानी जब लेखक बच्चा था तब क्या पहनते थे। तो पहला देखिए इसमें, इन द पोर्तुगीज डेज द बेकर्स यूज टू वियर ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। सेकेंड है, व्हेन द ऑथर वाज यंग, तो इसका आंसर इस तरह है, व्हेन द ऑथर वाज यंग द बेकर बोर ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, द ट्राउजर्स वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड, हु इन्वाइट्स द कमेंट, ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, वाई, यानी ये टिप्पणी सुनने को मिलती है कि वह पेडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और क्यों। तो इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं, एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स द कमेंट, इट इज़ सो बिकॉज ए पेडर यूज टू वियर सच टाइप ऑफ ड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर रिकॉर्डेड, मंथली अकाउंट को कहाँ रिकॉर्ड करता था बेकर। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ए जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, यानी कटहल जैसी शारीरिक रचना से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, ए जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स ए वेरी फैट बॉडी
यानी कटहल जैसी शारीरिक रचना का तात्पर्य है बहुत मोटा शरीर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ अब ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा होता है, यानी इसका एक भाग यहाँ पर पूरा होता है। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया, ए बेकर फ्रॉम गोवा, और अगला पार्ट है इसका कूर्ग, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।